हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे 10th क्लास के एक हिंदी पेपर सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोग क्लास नहीं देखे होंगे तो जा करके देख सकते हैं और अपना पेपर मिला सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग कितना सही आंसर करके आए हैं और कितना नहीं किए हैं। ठीक है, तो लर्न विथ कवि छवि मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो तो 7479560181 पे अपना विचार साझा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम एक संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। ये भी 10th क्लास का ही है, जो पेपर जुलाई 2026 में हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले कि इसका जो सेट है कैसे होता है। तो ये विषय कोड यहाँ दिया रहता है। संस्कृत के विषय कोड 105 होता है। ठीक है, क्लास 10th के लिए है। क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026। ठीक है, यानी कक्षा 10th त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 का है। इसमें प्रश्न की संख्या टोटल होता है 98। ठीक है, जिसमें 70 प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव, 20 और ये 28 प्रश्न होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव, 28 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 70 में से 40 प्रश्न आप लोगों को करना होता है, 20 में 10 करना होता है, 8 में 4 करना होता है। ठीक है, टोटल प्रश्न की संख्या 98 है। और ये टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स है 80 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें टोटल पेज जो है प्रिंटेड पेज वो 24 है। इसमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें से 3 घंटा आप लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में जिसमें ये सब निर्देश भी शामिल होता है पढ़ने के लिए। तो देखते हैं निर्देश में क्या क्या लिखा है। निर्देश में लिखा है कि प्रश्न को उत्तर देने से पहले निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसके कहने का मतलब हुआ परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसके कहने का मतलब हुआ कि कोई परीक्षार्थी जो होते हैं वो किताब रट करके जाते हैं और किताबी भाषा ही लिख करके आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप लोग को किताब पढ़ना है तो रटने के बजाय उसको समझना होता है। ठीक है, आप लोग समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रटने पर नहीं। आप लोग रटने पर करेंगे तो रटा हुआ चीज़ ही किताबी भाषा लिख करके आएंगे, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। जब आप समझ करके जाएंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक अपने भाषा में लिखने के लिए एबल हो जाते हैं। ठीक है, 3rd नंबर कहता है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो आप प्रश्न लिख रहे हैं उसका वो कितने मार्क्स का है, उसका अंक वहाँ निर्देशित किया रहता है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंड में है। ठीक है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में ऑब्जेक्टिव होता है, खंड ब में सब्जेक्टिव होता है। 6 नंबर है कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, इसमें से 40 प्रश्न आप लोगों को करना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, इसमें कोई स्टूडेंट होता है कि 40 की जगह 45, 50, 55 भी कर देता है, बट वैसा नहीं करना होता है। आप लोगों को 40 ही माना जाएगा। आप कितने भी अधिक करें, इसलिए आप लोग अधिक ना करें क्योंकि इसमें आप लोग का टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कह रहा है कि सही उत्तर को उपलब्ध कराएगा वही मार्कशीट। जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसको वही मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से उसको गोल गोल घेरना होता है। ठीक है, जब आप लोग वही मार्कशीट पर कोई आंसर लिख दिए या अपना रोल कोड रोल नंबर लिख दिए तो उस पर अगर मिस्टेक हो जाता है बाई मिस्टेक, तो उसमें आप लोग व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग सावधानी पूर्वक वही मार्कशीट को भरिएगा। 7 नंबर है खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 20 प्रश्न है, 10 उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, यहाँ 8 प्रश्न है लेकिन आप लोगों को 4 करना है और ये एक प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक है, यानी ये 20 मार्क्स का है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं अंदर। ठीक है, तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। खंड अ। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप कह रहा है निर्देश की प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को उत्तर पत्र पर नीला या
काला बॉल पेन से चिन्हित करें। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, साफ साफ लिखा गया है कि 70 में से सिर्फ 40 को ही देना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि 70 में से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रश्न है 1, मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो ये आप लोग के किताब से उठाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो मंगलम पाठ कुल कितने श्लोक में है? श्लोक है तो 5 है। मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक है। ठीक है, तो 1 के बी ऑप्शन सही है। 2 नंबर है, पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पटना शहर जो है, जो बिहार की राजधानी पटना है, तो ये पटना सिटी जो है ये गंगा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो 2 के सी ऑप्शन सही है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 3 के बी नंबर सही है। 4 नंबर है, वित्त शोक, वित्त शोक का हिंदी में अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो वित्त शोक यानी शोक रहित। ठीक है, वित्त शोक का मतलब हो जाएगा शोक रहित, यानी शोक रहित मतलब क्या? शोक के बिना, रहित यानी के बिना, और सहित मतलब साथ में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा शोक रहित। 4 के ए ऑप्शन। 5 नंबर, समुद्री पद में कौन सी विभक्ति है? समुद्री पद में कौन सी विभक्ति है? तो समुद्री पद में विभक्ति समझने के लिए यहाँ आप लोगों को समुद्र का रूप याद होना चाहिए, शब्द रूप। समुद्र के शब्द रूप कैसे होता है? बालक के ही समान चलेगा, जैसे बालक का रूप लिखा जाता है ना, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, इस तरह से। तो ये समुद्र भी उसी टाइप से लिखा जाएगा। तो समुद्र के शब्द रूप तो क्या रूप होगा? समुद्र, समुद्र, समुद्रो, समुद्र है, समुद्रम, समुद्रो, समुद्रान, समुद्रे, समुद्राभ्याम, समुद्रई, समुद्राय, समुद्राभ्याम, समुद्रेभ्य, समुद्रात, समुद्राभ्याम, समुद्रेभ्य, समुद्रस्य, समुद्रयो, समुद्राणाम, समुद्रय, समुद्रयो, समुद्रेषु, हे समुद्र, हे समुद्र, हे समुद्र। ठीक है, बालक के ही समान समुद्र का रूप चलेगा। तो ये समुद्र जो है ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, इस विभक्ति को, ये समुद्र के रूप जानने के लिए आप लोगों को समुद्र का रूप याद होना चाहिए, तभी ये विभक्ति आप लोग छांट पाएंगे। ठीक है, 5 के बी ऑप्शन। 6 नंबर हो जाएगा, नानयः पद में कौन सी संधि है? तो नानयः पद में कौन सी संधि है? नानयः पद में दीर्घ संधि है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि नानयः में दीर्घ संधि कैसे है? तो जैसे यहाँ देखिए, अ और अ जोड़ करके क्या होगा? आ। तो बड़ा मात्रा बना ना, तो बड़ा मात्रा क्या होता है? दीर्घ ही होता है। छोटा मात्रा होता तो हर्ष ही होता। ठीक है, तो बड़ा मात्रा बनेगा तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि की पहचान बताए हैं कि इसमें हलंत लगा रहता है। ठीक है, जैसे इसमें हलंत लगा रहेगा, या पहला रूप तीसरा रूप में चेंज हो जाता है। जब इसका नियम पढ़ते हैं, तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं जा करके, हिंदी व्याकरण में सब पढ़ा चुके हैं, संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि में क्या लगा रहता है? स्वर संधि देखिए, ये विसर्ग है तो विसर्ग में विसर्ग लगा रहता है, व्यंजन में हलंत लगा रहता है। तो बाकी जब जिसमें विसर्ग और हलंत न लगाओ तो क्या हो जाता है? स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, इसका पहचान बताए थे कि व्यंजन, विसर्ग और स्वर का पहचान कैसे करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 के ए ऑप्शन। 7 नंबर है, पात्रेण पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, पात्रेण, पात्रेण यानी इसको भी इसका ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को पात्र का शब्द रूप याद होना चाहिए। तो पात्र के शब्द रूप कैसे चलेगा? पात्र के शब्द रूप भी बालक के ही समान चलेगा। ठीक है, नपुंसक लिंग में चलेगा, बालक के समान नहीं, नपुंसक लिंग में चलेगा। ठीक है, इसका नपुंसक हो जाएगा। पात्र तो कोई वस्तु है ना, ये तो जानवर उनवर तो है नहीं, प्राणी भी नहीं है, इसीलिए पात्र जो है नपुंसक लिंग है और इसका आकारांत रूप में चलेगा। तो इसका रूप क्या होना चाहिए था? इसका रूप होना चाहिए था पात्रम, पात्रे, पत्राणि, पात्रम, पात्रे, पत्राणि। इसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होता है, पात्रम, पात्रे, पत्राणि, पात्रम, पात्रे, पत्राणि। ठीक है, जैसे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी होता है ना, सब बता चुके हैं संस्कृत व्याकरण में, आप लोग क्लास देख सकते हैं जा करके। और तृतीय विभक्ति में क्या होता है? तृतीय विभक्ति में होता है पात्रेण। तो देखिए यहाँ क्या दिया है? पात्रेण दिया है ना, पात्रेण। तृतीय विभक्ति में होता है पात्रेण, पत्राभ्याम, पात्र होता है। ठीक है, पात्रेण, पत्राभ्याम, पात्रई होता है। तो आप लोगों को
यहाँ कौन कौन सा विभक्ति दिया, देखिए तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी और पंचमी। तो जब ये इतना विभक्ति दिया है तो आप लोगों को इतना विभक्ति में आना चाहिए पात्रेण के रूप, तभी तो आप लोग ये ऑप्शन छांट पाएंगे हैं। तो तृतीय विभक्ति में होता है पात्रेण। अब द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है पात्रम, होता है ना। चतुर्थी में क्या हो जाएगा, चतुर्थी में हो जाएगा पत्राय, चतुर्थी में हो जाएगा पत्राय। और पंचमी में क्या होगा, पंचमी में हो जाएगा पात्रात, ठीक है। तो इसका ये पात्रेण के ए ऑप्शन हो जाएगा। पात्रेण जो है ये तृतीय विभक्ति में है, ठीक है। तो 7 के ए ऑप्शन सही है। 8 नंबर देखेंगे, नानृत, नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल है, ठीक है। नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल है, तो अ जोड़ अ जोड़ अ। हम जब संधि पढ़ाए हैं तो नियम सब बताए हैं कि अ जोड़ अ बराबर आ होता है, ठीक है। अ जोड़ आ बराबर भी आ होता है, ठीक है। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा मिलकर के बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा छोटी मात्रा मिलकर के बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा प्लस छोटी मात्रा मिलकर के छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ही होता है, ठीक है। बड़ी मात्रा प्लस बड़ी मात्रा बराबर बड़ी मात्रा ही बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो अ जोड़ अ का मेल हुआ है, ठीक है। यहाँ ना है ना, तो अ जोड़ अ बराबर आ बनेगा, ठीक है। न जोड़ न जोड़ न जब बोल रहे हैं तो न में अ की मात्रा आ रहा है ना, और न जो है व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि जो है वो स्वर संधि के आधार पर ही चलता है, ठीक है। इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा 8 के। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद करता है, ठीक है। 9 के सी ऑप्शन। 10 नंबर देखेंगे, सभी तपस्या का परम लक्ष्य क्या है। सभी तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा है। कोई तपस्या किस लिए करता है, परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए ना। ये किताब का क्वेश्चन है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा परमात्मा। 10 के सी ऑप्शन। किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है, तो बिहार की बात कह रहा है कि ये जो गांधी सेतु निर्मित है ये गंगा नदी पर है, ठीक है। 11 के सी ऑप्शन। 12 नंबर, किस संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से कौन थे, ठीक है। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, तो 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह थे। तो इनसे पहले 9 गुरु रह चुके होंगे, तो 9 गुरु कौन कौन थे, लोग नाम याद होना चाहिए ना। ये अर्जुन देव जी, गुरु नानक जी, अमरदास जी, ये सब लोग सिख संप्रदाय के ही गुरु हैं, लेकिन इन लोगों का नंबर याद होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए नंबर डाल दिया, 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। तो अर्जुन देव किस नंबर के थे, गुरु नानक किस नंबर के थे, अमरदास जी किस नंबर पर थे, तो ये याद होना चाहिए। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, लेकिन 9 गुरु का नाम कौन कौन है, तो नंबर 1 यहाँ गुरु नानक जी हैं, तो ये 1 नंबर के गुरु थे, ठीक है। प्रथम स्थान पर इनका नंबर आता है गुरु नानक जी का। और गुरु अमरदास जी का, गुरु अमरदास कितने पर थे, तो 3रे नंबर के थे, ये 3रे नंबर पर थे। और गुरु अर्जुन देव जो थे, वो गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के थे, तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये थे 5वें नंबर के, ठीक है। तो सिख संप्रदाय के सब गुरु का नाम एक बार हम याद करेंगे, क्या क्या थे, कौन कौन थे लोग, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये 12 के बी नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 13 के ए ऑप्शन, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव, आप लोग सोचेंगे कि कौमुदी क्या होता है, कौमुदी का मतलब क्या होता है, तो कौमुदी का अर्थ होता है, कौमुदी का मतलब होता है चांदनी, ठीक है। तो चांदनी, तो ऐसे तो लग रहा है कि चांदनी महोत्सव कब मनाया जाता है। आप जब कौमुदी का मतलब हुआ चांदनी, तो चांदनी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है, शरद ऋतु में। तो कौमुदी का अर्थ है चांदनी, और चांदनी का महोत्सव ये कब मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। और ये शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो शरद पूर्णिमा तो है नहीं, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो 14 के बी ऑप्शन, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, सरस्वती कुलगृहम किसको कहा गया है, सरस्वती
कुलगृहम किसको कहा गया है? तो सरस्वती कुलगृहम पाटलिपुत्र को कहा गया है। ठीक है, सरस्वती कुलगृहम यानी सरस्वती का कुलघर। सरस्वती का कुलघर किसको कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को कहा जाता है। 15 के ए ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न है, महित ललित कम, महित ललित कम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो महित ललितकम का मतलब क्या होता है? पहले तो महित ललितकम का अर्थ समझेंगे, कितना बड़ा शब्द है संस्कृत का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो महित और ललितकम, ठीक है, इसका अर्थ होता है, महित का मतलब होता है पूजित अथवा सम्मानित। ठीक है, पूजा करने योग्य, सामान्य योग्य, ठीक है, या महान, महित का मतलब होता है। और ललित, ललित ललित का मतलब क्या होता है? ललित का मतलब होता है सुंदर, मनोहर। ठीक है, सुंदर, मनोहर, रमणीय भी कह सकते हैं। तो महित का मतलब पूजित, सम्मानित अथवा महान होता है, और ललित का मतलब सुंदर, मनोहर। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या हुआ? अत्यंत सुंदर और पूजनीय हुआ ना, अत्यंत सुंदर और पूजनीय, या महान एवं मनोहर है, ये भी हो सकता है, या सम्मानित या तथा सुंदर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र डी। ठीक है, मुंबई, बनारसी, कश्मीर और पाटलिपुत्र चारों में सबसे सुंदर, सबसे रमणीय कौन सा शहर है? तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, ये पहले की अपेक्षा में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका 16 के डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये पाटलि किताब में जो है, संस्कृत की किताब में पाटलिपुत्र का ही जिक्र किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, पुराणों में पटना का नाम क्या था? पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो पटना, पुराणों में पटना का नाम जो था पुष्पपुर था। पाटलिपुत्र भी है, प्राचीन पटना भी है, लेकिन ये नाम नहीं था। ये यहाँ फिक्स कर दिया है कि पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो पुष्पपुर था, इसीलिए 17 के सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था? तो किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था? तो पाटलिपुत्र। 18 के बी नंबर। 19 नंबर, किस वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया गया था? कौमुदी महोत्सव एक ऊपर भी था प्रश्न कौमुदी से रिलेटेड, और एक यहाँ भी आया, लेकिन किस वंश में के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया गया था? तो गुप्त वंश। 19 के बी ऑप्शन। 20 नंबर, कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कौन सा पूजा मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका 20 के सी ऑप्शन सही है। 21 नंबर, यह गांव महानगर बनेगा किसने कहा था? यह गांव महानगर बनना था, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह पटना शहर जो है आने वाला समय में बहुत महान नगर बनेगा, महानगर बनेगा, और बना भी है। ठीक है, 21 के बी नंबर। 22 नंबर है, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं पाई जाती है? अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं पाई जाती है? तो 5। ठीक है, 22 के 5। 20 नंबर, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? 24 ऋषिकाओं कहने का मतलब कि 24 ऋषियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका ऋग्वेद में मिलता है। तो इसके बी ऑप्शन। 24 नंबर, प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल दे, तो वो उपसर्ग होता है। और उपसर्ग का ही एक उल्टा प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ बदलता है। ठीक है, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो यहाँ प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रति उपसर्ग। 24 के ए ऑप्शन। 25 नंबर, विद्यापति कैसे कवि थे? तो विद्यापति जो थे लोकप्रिय कवि थे। 25 के सी नंबर। मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं? तो मैथिली के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में विद्यापति जी की रचनाएं हैं। 26 के डी नंबर। 27 नंबर, नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? तो रिपु के अर्थ में मानते हैं, रिपु के रूप में मानते हैं। ठीक है, रिपु के रूप में मानते हैं। आगे देखेंगे
27 के बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे। 28 के सी नंबर। 29 नंबर श्रुतवा अव्यय में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है। श्रुतवा अव्यय में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, तो श्रुतवा में कत्वा प्रत्यय है। 29 के ए ऑप्शन। आलस्यों के सुख को देखकर वहां कौन लोग आ गए। आलस्यों के सुख को देखकर वहां कौन लोग आ गए, तो धूर्त लोग आ गए। धूर्त लोग जो बहुत चालाक होते हैं उनको धूर्त कहा जाता है। धूर्त लोग आ गए। 30 के सी ऑप्शन। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, आलस्यों का रक्षक निम्न में से कौन होता है, तो आलस्यों का रक्षक दयालु होता है। ठीक है। 31 के बी नंबर। कुल आलस्यों की संख्या कितनी थी, कुल आलस्यों की संख्या 4 थी। 32 के सी नंबर। 33 नंबर, बच्चों की रक्षा कौन करता है, तो बच्चों की रक्षा माता। ठीक है, माता पिता दोनों है, लेकिन किताब के अनुसार आंसर है माता। ठीक है, बच्चों की रक्षा कौन करता है, तो माता। 33 के बी नंबर। 34 नंबर, चुपचाप क्यों नहीं रहते, किस आलसी ने कहा, तो 34 के डी, चतुर्थ आलसी ने कहा। ठीक है। 35 नंबर, नीलोत्पलम का अर्थ है निम्न में से कौन सा है। नीलोत्पलम का अर्थ है नीले कमल। ठीक है, नीले गुलाब नहीं, अपराजिता नहीं, जूही नहीं, नीले कमल। ठीक है, तो 35 के बी नंबर। शास्त्र कार्य पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो शास्त्र कार्य यानी शास्त्रकारों के द्वारा। शास्त्र कार्य यानी शास्त्रकारों के द्वारा। ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। 36 के बी नंबर। 37 नंबर, इस्ततः पद से किसका बोध होता है। इस्ततः पद से किसका बोध होता है, तो अव्यय का। अव्यय क्या होता है, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, तो इस्ततः यानी 37 के सी ऑप्शन। तद्धित कृदंत क्रिया विशेषण सब पढ़ा चुके हैं क्लास में। 38 नंबर है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था क्या, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्री था। 38 का डी नंबर। 39 नंबर देखेंगे, बागा भृणी किस वेद से संबंधित है। बांगमा भृणी किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से। 39 के बी नंबर। 40 नंबर, सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयवाड़ा को कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो क्यों कहा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती, तो सर्व शुक्ला का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, सर्व का मतलब होता है संपूर्ण अथवा पूरी तरह। सर्व यानी संपूर्ण या पूरी तरह होता है। शुक्ला का मतलब क्या होता है, शुक्ला का मतलब हो जाएगा सफेद। ठीक है, श्वेत अथवा सफेद, निर्मल भी बोल सकते हैं, पवित्र भी बोल सकते हैं। शुक्ला सर्व मतलब पूरी तरह अथवा संपूर्ण, शुक्ला मतलब निर्मल, पवित्र अथवा सफेद। और सरस्वती यानी विद्या ज्ञान देने वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर्व शुक्ला सरस्वती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, यानी माता सरस्वती को कहा जा सकता है। ठीक है, पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, निर्मल और पवित्र स्वरूप वाली ज्ञान की देवी सरस्वती। इसको सर्व शुक्ला का मतलब हो जाएगा विजयवाड़ा। 40 के डी नंबर। संस्कृत लेखिका समस्त पद में निम्न में से कौन सा समास है। संस्कृत लेखिका यानी संस्कृत के लेखिका। तो देखिए, जब विभक्ति चिन्ह आता है तो क्या होता है, जब विभक्ति चिन्ह आता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका पहला पद विशेषण होता है तो वो कर्मधारय होता है। और बहुब्रीहि क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि जो अपनार्थ के छोड़ के परमार्थ के बोध कराता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव जिसका पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास होता है। सब क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 41 के ए ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शीला भट्टारिका का संबंध भारत के किस भाग से है। शीला भट्टारिका के संबंध जो है भारत के किस भाग से है,
तो इनका संबंध दक्षिणी भाग से है। ठीक है, शीला भट्टारिका कौन थी? शीला भट्टारिका जो थी वो कवयित्री थी। किस शताब्दी की? तो 7वीं से 8वीं शताब्दी की वो कवयित्री थी। ठीक है, उनकी रचना था श्रृंगार रस, विरह, प्रेम युग। ठीक है, यह सब उनकी रचना है। तो शीला भट्टारिका का संबंध जो था वो दक्षिणी भारत से था। 42 के सी ऑप्शन। 43 नंबर, विजयवाड़ा का समय कब माना जाता है? तो विजयवाड़ा का समय जो है वो 8वीं सदी को माना जाता है। ठीक है, विजयवाड़ा क्या है? विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का एक शहर है, प्रमुख शहर है, एक शहर नहीं, एक प्रमुख शहर है। ठीक है, और यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 43 के सी ऑप्शन सही है। 44 नंबर देखेंगे, वर्तमान काल की कवयित्री निम्न में से कौन है? तो वर्तमान काल की कवयित्री यानी अभी प्रेजेंट टाइम में कवयित्री कौन है? तो पुष्पा दीक्षित है। ठीक है, पुष्पा दीक्षित है। इनका जन्म कब हुआ था? पुष्पा दीक्षित का जन्म 12 जून 1943 में हुआ था और प्रसिद्ध संस्कृत विदुषी, शिक्षिका, कवयित्री और लेखिका इतना थी। सोचिए, एक पुष्पा दीक्षित जो महिला है और ये क्या क्या है? प्रसिद्ध संस्कृत विदुषी भी है, विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ठीक है, शिक्षिका भी है, कवयित्री और लेखिका भी है। ठीक है, ये गंगा देवी कौन थी? तो गंगा देवी मध्यकालीन संस्कृत कवयित्री थी। ये वर्तमान के कवयित्री पुष्पा दीक्षित है और ये गंगा देवी जो थी मध्यकालीन संस्कृत कवयित्री थी। और ये पंडिता क्षमा राव क्या है? तो पंडिता क्षमा राव का जन्म जो हुआ था 1890 और निधन 54 में हुआ था। ठीक है, ये आधुनिक संस्कृत साहित्य की अग्रणी लेखिका, कवयित्री और नाटककार है। ठीक है, और ये देवकुमारिका क्या है? देवकुमारिका जो है संस्कृत की आधुनिक विदुषी, शिक्षिका और लेखिका है। ठीक है, चारों जो है वो संस्कृत की ही लेखिका है, लेकिन सब लोग अलग अलग में, सब लोग का युग फिक्स है, कौन किस युग की है। ठीक है, 44 के ए ऑप्शन सही है। 45 नंबर, नंसयति पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है? नंसयति पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है? तो नंसयति का मतलब क्या होगा? नंसयति का मतलब होता है नमस्कार के सेंस में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नम, डी ऑप्शन। 45 के डी ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन, गच्छेयु पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है? गच्छ यानी जाना, गम गच्छ दोनों का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो ये विधिलिंग लकार है। गच्छेयु विधिलिंग लकार है। ठीक है, आप लोग लकार पढ़ना चाहते हैं तो मेरा क्लास देख सकते हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग का ये हिंदी संस्कृत व्याकरण का जो जितना भी क्वेश्चन आया है वो सब पढ़ा चुके हैं, वहाँ से इसमें क्वेश्चन बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्लास देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 46 के डी ऑप्शन। लट लकार, लुट लकार, लिट लकार सब पढ़ा चुके हैं। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, असहन पद का पुरुष और वचन निम्न में से कौन सा है? तो अहसन यानी हस धातु रूप है ना, ये अहसन। जब ये बात हो रहा है तो ये अहसन जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा इसका रूप। ठीक है, अहसन जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। अब थोड़ा सा समझेंगे कि अहसन पद का पुरुष और वचन निम्न में से प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर का भी ऑप्शन सही है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, पट है, पट पद किस प्रकार से संबंधित है? पट मतलब क्या हो जाएगा? पट मतलब पढ़ना होता है और ये पद किस लकार से संबंधित है? तो लोट लकार से संबंधित है। ठीक है, 48 के बी नंबर। 49 नंबर, अनुज्ञा किस लकार में आता है? अनुज्ञा जो है लोट लकार में आता है, तो 49 के सी नंबर। 50 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बालकेशु पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है?
बालकेशु, तो बालकेशु देखिए, अब बालकेशु का यहाँ विभक्ति सिलेक्ट करना है तो आप लोग को बालक का रूप याद होना चाहिए। अब यहाँ भी जैसे हम बता रहे हैं अनुज्ञा, इसका भी रूप याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लेट लकार, इसका रूप याद होगा तभी इसका आंसर यहाँ सटीक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब पट है तो इसका लंग लकार, लोट लकार, लेट लकार और ये लट लकार और लेट लकार का रूप याद होना चाहिए, तभी यहाँ से आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ है बालकेशु पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो बालकेशु जो है ये सप्तमी विभक्ति में आता है, ठीक है। बालक बालको बालका जो रूप चलता है तो ये बालकेशु सप्तमी विभक्ति में आएगा। 50 के सी नंबर। 51 के कवि पद किस वचन से संबंध है, कवि पद किस वचन से संबंध है, तो ये द्विवचन से संबंधित है, ठीक है। 51 के सी नंबर। 52 नंबर प्रश्न है साधुन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो साधुन यानी द्वितीय विभक्ति, ठीक है। 52 के बी नंबर। 53 नंबर पितृन पद का विभक्ति और वचन निम्न में से कौन सा है, तो पितृन यानी द्वितीय बहुवचन। जब हम क्लास लिए हैं शब्द रूप का, कोई भी हो, आकारांत, इकारांत, उकारांत, तो सबका जो ये प्रश्न जितना उठा करके आया है ये सब हम नोट्स में लिखवाए हैं, ठीक है। आप लोग क्लास में देखिएगा तब नोट्स करके लिखवाए हैं कौन सा विभक्ति किस में आ रहा है या कौन विभक्ति साथ साथ आ रहा है, ठीक है। 53 के बी नंबर। 54 नंबर यद्यपि अव्यय में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो यद्यपि यानी ये यर्ण संधि है, यद्यपि यानी यर्ण संधि। 54 के ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोकोयम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो लोकोयम का संधि विच्छेद जो है लोक जोड़ अयम, लोक जोड़ ये जो है ये इसको अ पढ़ा जाता है, ठीक है। लोको अयम का संधि विच्छेद हो जाएगा लोक जोड़ अयम, ठीक है। तो 55 के ए ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न है बालो अवदत्त पद में कौन सी संधि है, तो बालो अवदत्त में पूर्व रूप संधि है, ठीक है। पूर्व रूप संधि है। जब ये लगा है जिसको ये अ पढ़ा जाता है तो ये लगने के कारण ही इसको पूर्व रूप संधि कहा जा रहा है, ठीक है। ये लगने के कारण इसको पूर्व रूप संधि कहा जा रहा है, नहीं तो गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि इसका तो रूप अलग होता है, बनावट भी अलग होता है, लेकिन जब ये लगेगा तो ये पूर्व रूप संधि हो जाएगा, ठीक है। 56 के डी नंबर। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण गुण है, यानी गुण संधि के एग्जाम्पल पूछ रहा है, गुण संधि पूछ रहा है कि इनमें से गुण संधि कौन है, तो ओ जो है ये गुण संधि है, ठीक है। 57 के ए ऑप्शन। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे गंतव्यम और गमनियम। गंतव्यम और गमनियम दोनों का मतलब होता है जाना, ठीक है। लेकिन जब ये अयम यम लग गया है तो ये जाना चाहिए के सेंस में हो जाएगा, ठीक है। जाना है, जाना था नहीं, जाना चाहिए, ठीक है। गंतव्यम और गमनियम, इसका 58 के सी नंबर। ये विधिलिंग का रूप है, ठीक है, ये विधिलिंग का रूप है और चाहिए विधिलिंग में लगता है। 59 नंबर प्रश्न है संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या कहा जाता है। संख्या और कारक दोनों के बोध कराने वाला क्या कहा जाता है, तो विभक्ति कहा जाता है। संख्या और कारक, संख्या कहने का मतलब हुआ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये सब क्या हुआ, विभक्ति हुआ। और कारक आता है नेको, सेको, सेका में है, ये सब आता है, तो जब दोनों के बोध कराएगा तो वो विभक्ति होता है, ठीक है। 59 के सी। 60 नंबर प्रश्न है संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, तो संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं, ठीक है। संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। 60 के बी नंबर। 61 के संस्कृत में स्त्री प्रत्ययकुल कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्त्री प्रत्ययकुल 8 होते हैं। 61 के डी नंबर। 62 नंबर विभिन्न पदों का एक हो जाना क्या कहा जाता है, तो विभिन्न पदों का एक हो जाना यानी ये समास कह रहा है, ठीक है। विभक्ति तो बताए ही, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ये विभक्ति होता है, और विभक्ति और संख्या जिसमें आता है वो कारक होता है, और अव्यय जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय होता है, ठीक है।
तो जब विभिन्न पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। 62 के सी नंबर। 63 नंबर, परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? परिमाण जब बताएगा परिमाण तो वो प्रथमा विभक्ति के प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विभक्ति तो कर्म दर्शाता है। तृतीय विभक्ति काम होने के साधन बतलाता है जिससे काम किया जा रहा है। और चतुर्थी विभक्ति क्या बतलाता है? चतुर्थी विभक्ति बतलाता है देने के सेंस में, ठीक है, कुछ लेने देने के सेंस में वो चतुर्थी विभक्ति होता है। और पंचमी विभक्ति होता है अलगाव के सेंस में, ठीक है। तो 63 के सी नंबर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है सह बनम गच्छति। तो सह बनम गच्छति तो में बनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो बनम में द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। 64 के बी नंबर। 65 नंबर प्रश्न है असत्यम पद में कौन सा समास है? तो देखिए सत्यम, सत्य, सत्य में जब अ लग जाएगा तो ये अ का मतलब होता है न, यानी नहीं। अ लग जाएगा तो नहीं होता है, न होता है। तो ये क्या हो जाएगा? नय्य समास। नय्य समास में हमेशा अ लगा करके ही बनाया जाता है, जैसे असत्यम, आजीवन, ठीक है। तो 65 के बी नंबर। 66 नंबर देखेंगे, ये परादी समास और उपपद समास। परादी समास और उपपद समास जो है ये तत्पुरुष समास का ही रूप है, ठीक है। परादी समास और उपपद समास जो है तत्पुरुष समास का भेद है। और परादी समास में क्या होता है? परादी समास में क्या होता है? तो इसमें जो होता है पहला पद उपसर्ग होता है। परादी समास में जो है पहला पद क्या हो जाएगा? उपसर्ग होता है, इसीलिए इसको परादी समास। कोई कोई समास में उपसर्ग लगता है, तो जब उपसर्ग लग जाएगा तो परादी समास होता है। और उपपद समास क्या होता है? उपपद समास में कृदंत लगा होता है, यानी क्रिया से बना होता है उपपद समास, ठीक है। उपपद समास में क्रिया लगा होता है, क्रिया से बना होता है, लेकिन ये दोनों जो है तत्पुरुष समास का ही पाठ है। 65 के बी ऑप्शन सही है। 66 नंबर, महाम का मूल शब्द निम्न में से कौन सा है? महाम का मूल शब्द जो है अस्मद में आता है, ठीक है। महाम यानी अस्मद। 66 के बी नंबर। 67 नंबर, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। 67 के बी नंबर। 68 नंबर, स यानी ये कौन सा स है? तालब स है, मूर्धनी स है, दंती स है। ये तालब स है, ठीक है। जब पढ़ते हैं तालब स तालू सट रहा है, मूर्धनी स मूर्धा सट रहा है, दंती स यानी दांत सट रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं तो ये मुंह के स्पर्श ही बता दे रहा है कि इसका उच्चारण कैसे होगा। तो तालब स यानी तालू से, तालब स का उच्चारण तालू से हो रहा है, ठीक है। मूर्धा से मूर्धनी स का उच्चारण क वर्ग के उच्चारण कंठ से होता है और प वर्ग के उच्चारण ओष्ठ से होता है, ठीक है। तो 67 के हो जाएगा सी नंबर। 68 के सी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है ये 25 है। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 होता है, ठीक है। 69 के बी नंबर। 70 नंबर प्रश्न है, यह निम्न में से कौन सा वर्ण है? यह जो है निम्न में से कौन सा वर्ण है? तो यह जो है अंतस्थ वर्ण है, ठीक है। यह अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन सा आता है? अंतस्थ वर्ण में आता है य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण में आता है। और उसमें वर्ण में क्या आता है? उसमें वर्ण में आता है तालब स, मूर्धनी स, दंती स और ह, ठीक है। तो 70 का हो जाएगा बी नंबर। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 70 में 70 कराएं, आप लोगों को 40 करना था। हम 70 इसलिए कराएं कि स्टूडेंट लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन करता है, इसीलिए हम 70 में 70 मिलाए। आप लोग मिलाइएगा आप लोग कितना आंसर सही किए हैं, ठीक है। इसमें के और जो अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।